हेलो गाइस, मेरा नाम है निखिल निमेश और इस वीडियो में मैं अपनी कॉपी की बात करूंगा जो मैंने टेस्ट दिया है जनरल स्टडीज़ 3 का। और ये मैंने दृष्टि आईएएस में टेस्ट दिया है यूपी पीसीएस मेंस के लिए, यूपी पीसीएस मेंस के लिए। और जैसे कि आप सब जानते हैं 23 मार्च को यूपी पीसीएस मेंस स्टार्ट होगा और पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो मुझे लगा मैंने जो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है उसमें मुझे कितनी असेसमेंट हुई उसमें मेरी, और ये मुझे इंटरनेट पे अपना प्लेटफॉर्म पे डाल देना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि दृष्टि आईएएस ने मेरे किस तरीके से कॉपी चेक करी और मुझे कितने मार्क्स दिए और मेरा फाइनल रिव्यू क्या है। तो ये मेरा नाम है निखिल निमेश, जैसे कि आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम करोल बाग सेंटर है। और ये मेरा फ़ोन नंबर, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और ये मेरा यूपी पीसीएस का रोल नंबर 187924। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है पहला, और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने एक डिटेल रिव्यू दिया है, ये मैं बाद में चेक करूँगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि इन्होंने मेरे को कितने मार्क्स दिए हैं। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन, और ये फर्स्ट क्वेश्चन है द प्राइवेट सेक्टर, क्वेश्चन है द प्राइवेट सेक्टर role in encouraging India's growth and economic development cannot be overstated. Analyze the ways in which private sector can help in driving India's economic growth and development. तो ये बात कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर हेल्प कर सकता है। तो इसमें इन्होंने मुझे मार्क्स दिए हैं 2.5, जो कि बहुत ही कम है। 2.5 ये दिए हैं 8 में से। यूपी पीसीएस में 8 नंबर के 10 सवाल आते हैं तो 80 हो गए, और 12 नंबर के 10 सवाल आते हैं, ये 120 हो गए, तो टोटल मार्क्स हो गया 200। तो ये जो है मेरे फाइनल मार्क्स असेसमेंट के, ये मेरे 200 में से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैंने क्या लिखा है प्राइवेट सेक्टर में। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, प्राइवेट सेक्टर की डेफिनेशन लिखी, कंपनीज एंड एंटरप्राइज ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स एनकम्पासेस प्राइवेट सेक्टर। मैंने डेफिनेशन लिखी और इनका कमेंट आया है कि नो नीड फॉर सच डेफिनेशन। चलिए ठीक है। लीगल रिकॉग्निशन टू प्राइवेट कंपनीज गिवन बाय कंपनीज एक्ट 2003, ये मैंने लिखा। फिर मैंने एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना दिया, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में प्राइवेट सेक्टर एनकम्पास करता है। चलिए फिर मैंने क्या लिखा, फिर मेरा था कंट्रीज़ ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकती है। तो इंडियन इकोनॉमिक बिफोर 1991 लिखा मैंने, एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में लिखा, शोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। फिर मैंने एलपीजी के बारे में लिख दिया, लिबर्टाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो ऊपर लिखा है। मैंने लिखा कि 1990s में 6 लाख करोड़ था, ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी अब कितनी है, ये है 140 लाख करोड़। और मैंने यहाँ लिखा ये डीपम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट वाला। ये 1 लाख करोड़ जो है वो प्राइवेटाइजेशन से ही रेवेन्यू इनका टारगेट होता है कि लगभग ये 1 साल में कमा लें। चलिए तो और मैंने क्या लिखा यहाँ पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बताया, ब्रिजेस, टोल टैक्स, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स, ये जो प्राइवेट काम करते हैं, प्राइवेट कंपनीज काम करती हैं। और फिर मैंने ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया कि एफडीआई कितना लेकर आती हैं। और जैसे प्राइवेट सेक्टर में अभी एक बहुत बड़ा नाम आया राकेश झुनझुनवाला का, इन्होंने लो बजट एयरलाइन स्टार्ट करी है, तो मैंने वो भी डाला यहाँ पर। और मैंने ये लिखा इंक्रीज एफिशिएंसी, मार्केट मोनोपोली, एग्जाम्पल यूएसए प्राइवेट, ये थोड़े बहुत इसके कंसर्न्स हैं। तो इस तरीके से ये मेरी अप्रोच रही, लेकिन इसमें मुझे मार्क्स मिले 2.5। चलिए तो इनको लगा होगा कि मेरे मार्क्स थोड़े से कमी मिलने चाहिए इसमें, और इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि ऐड मोर पॉइंट्स ऑन द वेज इन विच प्राइवेट सेक्टर कैन हेल्प इंडियन इकोनॉमी। अब यहाँ पर मेरे लिए समस्या ये है कि एक तो छोटा सा जरा सा पेज मिलता है आगे पीछे, और उसमें सारा का सारा लिखना है, और ये बिल्कुल बोल देते हैं कि ये भी लिखो वो भी लिखो। चलो कोई बात नहीं,
अब इन्होंने कॉपी चेक करी है तो बिल्कुल मानना पड़ेगा जो भी है जैसा भी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें मुझे 3 नंबर मिले हैं। क्वेश्चन है अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ अ ग्रेटर थ्रेट टू इंडियन इकोनॉमी एज कम्पेयर टू अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है क्वेश्चन? चलिए अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ अ, फिर यानी कि क्वेश्चन का सीधा सीधा सा मतलब है अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा बड़ा थ्रेट है एज़ कम्पेयर टू अनएम्प्लॉयमेंट, की नौकरी नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कम पैसे मिल रहे हैं या फिर उसकी स्किल्स के हिसाब से उसको नौकरी नहीं मिल रही है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, इज अ सिचुएशन इन विच पर्सन डज नॉट गेट अ वर्क अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन एंड स्किल। चलो जी, इनको ये पसंद आया थोड़ा सा, इन्होंने कोई कमेंट लिखा नहीं यहाँ पर। फिर मैंने डेटा लिखा, ओनली 47% ऑफ द ग्रेजुएट इन द इंडिया गेट्स एम्प्लॉयमेंट एंड रेस्ट 53% ऑफ ग्रेजुएट्स आर बीइंग अंडर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। तो ये एक डेटा था, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कोट कर दिया। फिर मैंने क्या लिखा, फर्दर स्किल अकॉर्डिंग टू वर्क इज़ नॉट प्रिविलेंट इन इंडिया, जो कि हम सबको पता है कि स्किल के हिसाब से काम नहीं मिलता। जैसे कि मैंने यहाँ डेटा भी लिखा है, 5% ऑफ द वर्कफोर्स आर परफेक्टली स्किल्ड फॉर देयर ऑप्टेड प्रोफेशन, बाकी 95% नहीं है। जो भी वो स्किल सीखते हैं या फिर काम जिस भी चीज़ की पढ़ाई करते हैं वो आगे जाके नौकरी नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो कोई और काम करने लग जाते हैं। इवन इंडिया, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे बताया, फिर मैंने मेंशन करा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मैंने डेटा लिखा, 70 लाख यूथ्स हैज़ गॉट स्किल सर्टिफिकेशन बट एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी लो। चलिए और क्या लिखा है मैंने, फिर मैंने एक ये रीसेंट डेटा शोज हाई अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया दैट इज़ 4.8%, जो अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट था। इन्होंने यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेन वाई अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ बिगर थ्रेट। ठीक है, चलो इनको लगा कि मैंने ये ठीक से नहीं बताया। चलो, इंडिया हैव लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 40.1%, ये मैंने लिखा हैज़ इंक्रीज ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। फिर मैंने LFPR के बारे में बताया है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स किस तरीके से होगा। जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, मैंने PMKY लिख दिया, स्मार्ट, संकल्प, स्ट्राइव स्कीम के बारे में लिख दिया। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट सेटअप लिख दिया 2014 में, स्किल्स के लिए करा टू इम्प्लीमेंट नेशनल स्किल मिशन। PMKY 70 लाख स्किल सर्टिफिकेशन, ये मैंने दोबारा से एक पॉइंट को रिपीट करा और इन्होंने यहाँ लिखा भी है कि आपने ये पॉइंट रिपीट कर दिया है, ये रहा जैसे कि यहाँ लिखा है इन्होंने। चलिए, इंक्लूड मोर डायमेंशंस, इन्होंने लिखा है कि ज़्यादा डायमेंशन अब कहाँ से डालूँ, पेज तो ख़त्म हो गया। चलो, अब यहाँ पर है कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड, मैंने यहाँ पे लिखा है तो क्या ऑफर 40 मिलियन जॉब्स की, जैसे कि कोविड के टाइम पे हिट हुई, लॉस हुआ 40 मिलियन जॉब्स का, और प्राइवेट सेक्टर को एक बहुत ही ज़्यादा धक्का पहुंचा, ये मैंने कंक्लूजन में लिखा है। तो इस अप्रोच के मुझे मार्क्स मिले हैं 3 नंबर, बहुत कम है भाई 8 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई कॉमर्स इज इमर्जिंग एज ए की एनेबलर एंड क्रिटिकल डिटरमिनेंट ऑफ इंडियाज ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनालाइज द अबव स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ इंडियाज ड्राफ्ट ई पॉलिसी। इसको आप पॉज करके पढ़ना, आगे मैं अपना आंसर बताता हूँ क्या लिखा है। ई कॉमर्स मीन्स सेलिंग एंड परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ई कॉमर्स की पहले मैंने डेफिनेशन दे दी और फिर मैंने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और नायका, यहाँ पे मेरी नायका की स्पेलिंग गलत हो गई थी तो उन्होंने लिख भी दिया रॉन्गली स्पेल्ड। फिर मैंने क्या लिखा, जो मेरी अप्रोच रही वो मैंने ई कॉमर्स इंडिया की ग्रोथ में किस तरीके से हेल्प करती है मैंने वो लिखा। ठीक है, FDI किस तरीके से और एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से जनरेट करता है ई कॉमर्स। ठीक है, और फिर मैंने गिग इकॉनमी टर्म डाली। ठीक है, ई कॉमर्स कंट्रीब्यूट टू द गिग इकॉनमी। गिग इकॉनमी क्या होता है, अगर किसी को पता है गिग इकॉनमी, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट में बताइए प्लीज़, क्या होता है गिग इकॉनमी। ठीक है यार, यहाँ तो शाबाशी दे देते कम से कम। चलो कोई बात नहीं, 100 मिलियन जॉब्स गिग इकॉनमी में कंट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, और ये ई कॉमर्स वाले ही कर रहे हैं, तो यानी कि ये लगभग 1.25% ऑफ GDP है। मैं डेटा सही डाल रहा हूँ भाई, डेटा तो है मेरे पास। बाकी मैंने क्या लिखा है, फॉर्मलाइजेशन है, ये सब है। ओके, फीचर्स ऑफ ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी, फिर मैंने लिखा इंक्रीज FDI लिमिट, टैक्सेशन, ये वो सारी चीज़ें
ठीक है। फिर मैंने डेटा लोकलाइजेशन के बारे में भी लिख दिया जो ई कॉमर्स का कंसर्न है। कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड फिर मैंने इसको लिख दिया है। चलो इन्होंने क्या लिखा है, इनके क्या कमेंट्स हैं दृष्टि वालों के। इन्होंने बोला है कि आप ये इंक्लूड करिए, डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमेशन को इंक्लूड करिए। और क्या बोला, प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया वर्ल्ड कैन कम एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अच्छा, तो इन्होंने बोला जैसे ई कॉमर्स की वजह से जो है वो ग्लोबलाइजेशन की भी बात हो रही है। इन्होंने बोला ग्लोबलाइजेशन वाला पॉइंट डालो भाई, बिल्कुल डालेंगे। फिर उन्होंने बोला कि इंक्लूड 6 ब्रॉडर इश्यूज इन ई कॉमर्स इकोसिस्टम। अच्छा, वो ये डायग्राम बना के ऐसे बोल रहे हैं इश्यूज ई कॉमर्स में, और फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इश्यूज हैं। तो इन्होंने इसका ये मॉडल आंसर में दिया है, तो वो मॉडल आंसर करेंगे बाद में डिस्कस। ओके, रेफर, और हाँ फिर उन्होंने लिखा भी है रेफर टू दी मॉडल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है, एन्यूमरेट रीसेंट इनिशिएटिव्स उत्तर प्रदेश फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द स्टेट। यह है 3 नंबर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यूपी पीसीएस के अंदर ये यूपी स्पेशल भी पूछते हैं मेंस में, और आपको कम से कम 3 से 4 सवाल आपको यूपी स्पेशल के दिख जाएंगे। 8 नंबर वालों में भी दिख जाएंगे, 10 नंबर वालों में भी दिख जाएंगे। अगर 2 इसके आ गए और 2 इसके आ गए तो यानी कि ये हो गया 20 और ये हो गया 16, टोटल करेंगे तो 36 नंबर, यानी कि 36 मार्क्स का पेपर 200 में से वो यूपी डिपेंडेंट होने वाला है। तो इसको छोड़ना नहीं है मेरे भाई, इसको करके जाना है। और मैं ये थोड़ा सा हल्का फुल्का पढ़ के गया था, और यहाँ पर मैंने कितने, मेरे को 3 मिले 8 में से, 3 मिले 8 में से। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या लिखा, ओके, यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के रीसेंट इनिशिएटिव्स बताने हैं। रीसेंट इनिशिएटिव्स जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हैं। तो मेरे को 3 नंबर मिले हैं यहाँ पे, दृष्टि वालों ने दिए। तो मैंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों क्रूशियल है ये बता दिया, और क्या क्या, ऑटोमोबाइल, रेलवे, स्पेस एंड ऑल, ये सब ठीक है। उत्तर प्रदेश इज़ लार्जली एग्रेरियन बेस्ड। रीसेंट इनिशिएटिव्स जो मैंने बताया, जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का बता दिया मैंने, नोएडा में जो हब है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो नोएडा में हब है वो, ठीक। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में मैंने बता दिया, और कुछ यहाँ पे डेटा डाल दिया, ठीक है। रशिया, इजराइल एंड यूएसए डिफेंस इंपोर्ट्स फ्रॉम कंट्री, इंडिया करती है तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा हमें। ओके, जैसे फिर मैंने रीसेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में बता दिया, आईआईटी, न्यू एयरपोर्ट्स के बारे में बता दिया, नाम डाल दिया जेवर एयरपोर्ट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हब्स बता दिए, नोएडा, मेरठ, कानपुर। फिर मैंने कंक्लूजन लिख दिया, ठीक है। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेंशन 6 डिस्ट्रिक्ट्स और डिफेंस कॉरिडोर, डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखो। इन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखो भाई। फिर इन्होंने कहा इंक्लूड स्कीम्स सच एज निवेश मित्र, उद्योग बंधु एंड ऑल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने नहीं लिखा, अब लिख दूंगा नेक्स्ट टाइम अगर मेंस में आया, यूपी के मेंस में आया तो ये मैं बिल्कुल लिख दूंगा। और ऐड मोर डायमेंशंस एंड ऑल। हाँ, ये मेरा थोड़ा आंसर लेस स्ट्रक्चर्ड था, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे को 3 दे दिए, गरीमत है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है, ओके वेट, ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 ओके, इसमें मुझे मिले हैं 8 में से 4.5, यानी कि मैंने इसमें बहुत अच्छा लिखा है। इफ़ यू आर गेटिंग 8 में से 4.5, मतलब वो फिदा हो गया आपके क्वेश्चन पे, आंसर पे मतलब, और वो भी 8 में से मिले। चलिए क्या लिख दिया मैंने ऐसा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ न्यू डोमेन, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैंने डेफिनेशन लिखी है। चलिए, फिर मैंने एआई के बारे में कुछ बताया है, हैविंग इन्यूमरेबल यूजेस, ये वो, ठीक है। फिर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन लिख दी एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो वो पूछ ही रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ अ वाइड एंड वेरिड एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि एआई का रोल बताना है एग्री के अंदर। तो ये तो भाई मतलब दुनिया जहान की चीज़ें बता सकते हैं ना इसमें तो। चलो
तो जैसे सैटेलाइट वाला बता दिया, रिमोट सेंसिंग, ठीक है। सॉइल प्रोफाइलिंग के बारे में बता दिया, लैंड प्रोफाइलिंग के बारे में बता दिया। सॉइल प्रोफाइलिंग से सॉइल हेल्थ कार्ड एंड ऑल कर सकते हैं। एग्री नॉन एग्री यूज़ की जो लैंड है, लैंड प्रोफाइलिंग कर सकते हैं कि वेस्ट लैंड है, कल्चरल वेस्ट लैंड है, ये जो, ठीक है। और ये एग्री यूज़ के लिए कितनी है, नॉन एग्री यूज़ के लिए कितनी है, पास्चर लैंड के लिए कितनी है, तो ये सब उसी से पता चल जाता है। आगे बढ़े। फिर मैंने लिखा ये आईएमडी किस तरीके से, एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आईएमडी भी यूज़ करती है, वो मैंने पॉइंट डाल दिया, ठीक है। आईएमडी की फुल फॉर्म होती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। चलिए, फिर वेदर, क्लाइमेट प्रोडक्शन एंड ऑल रीजनल, नेशनल, ग्लोबल लेवल पे ये भी एआई के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि अब एल्गोरिथम्स बनी हुई हैं, एल्गोरिथम्स बनी हुई हैं, एल्गोरिथम्स बनी हुई हैं। और वैसे भी हमारा वेदर फोरकास्टिंग अब दुनिया में बेस्ट माना जाता है, अब ये सबको पता है। वेदर फोरकास्टिंग इंडिया का बहुत अच्छा माना जाता है, हमारे पास अब बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। ओके, कंपनीज डेवलपमेंट, जैसे कि जीएम क्रॉप्स हो गया, यूएसए, रशिया वर्किंग एज वेरियस जीएम क्रॉप्स मॉडिफिकेशन यूजिंग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम जीएफ, ठीक है। इन्होंने यहाँ लिखा है यूज़ फुल फॉर्म्स। ओके, ये कह रहे हैं कि जीएम को आप जेनेटिकली मॉडिफाइड पूरा लिखो। चलो ठीक है सर, लिख देंगे अगली बार। मैं तो इनकी सारी बात मान रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। अगली बार देखते हैं कितने नंबर देंगे ये मुझे। इन्होंने, मैंने लिखा एआई मेनली वर्क्स मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग का पॉइंट डाल दिया, ऐप्स का पॉइंट डाल दिया, एप्लीकेशन से। इन्होंने फिर से लिखा ऐप लिखो, थोड़ा इलेबोरेट करो। मैंने लिख दिया एआई ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में भी काम आती है, और स्टिमुलेशन सेंटर्स बना रखे हैं इन्होंने, स्टिमुलेशन सेंटर्स, ठीक है। तो ये फिर मैंने कंक्लूजन लिख दिया, बस इतना लिखा है। तो मुझे इन्होंने कितने दिए, मुझे इन्होंने दिए 4.5 8 में से, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं, इसमें मैं खुश हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ क्वांटम सुपरमेसी, ऑल्सो डिस्कस द पॉसिबल एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स इन डिफरेंट फील्ड। तो इसमें मुझे मिले 3.5 नंबर। भाई साहब 8 में से कितने मिले, 3.5। और मैं तुम्हें मजे की बात बताता हूँ आप सबको कि जो मेरी एमटेक है उसमें एक क्वांटम फिजिक्स नाम का सब्जेक्ट था, और मेरी जो एमटेक है वो नैनो टेक्नोलॉजी में है, नैनो टेक्नोलॉजी, बताओ। और मुझे इस तरीके से क्वांटम कंप्यूटर पे मैंने काम किया हुआ है रिसर्च बेस्ड, और मुझे इसी में ही मेरे को 3.5 मिले। एटलीस्ट 4 तो दे देते, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। जो पार्ट, क्वांटम सुपरमेसी इज़ अ कॉन्सेप्ट और अ नोशन। फिर मैंने उसकी क्वांटम सुपरमेसी की डेफिनेशन दे दी, फिर मैंने वर्ड क्वांटम को बता दिया, ठीक है। फिर मैंने क्वांटम फिजिक्स की बात कर दी, मुझसे रहा नहीं गया, और इन्होंने लिख भी दिया इररेलेवेंट, मतलब आप अपने इमोशंस को काबू में रखिए। इफ़ यू हैव डन एमटेक इट डजंट मीन यू वुड पुट ऑल द थिंग्स इन द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आगे क्या है, फिर मैंने नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी मुझसे नहीं रहा गया। चलिए मैं भावनाओं में बह गया, और इन भावनाओं में बहने का नतीजा ये आया कि मुझे 3.5 नंबर मिले। पॉसिबल एप्लीकेशंस, यहाँ से एक्चुअली वो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, जो कि ये मुझे यहाँ करना नहीं चाहिए था। यानी कि पहले पैराग्राफ के बाद ये जो है इसको काट दो पूरा, इसको भी काट दो पूरा, ये मुझे नहीं लिखना चाहिए था, मुझे सीधा यहाँ से आ जाना चाहिए था, तो मेरे नंबर बढ़ जाते ज़्यादा, 4.5 आ जाते। जैसे फिर मैंने सैटेलाइट डेवलपमेंट, चाइना, यूएसए एंड ऑल, ये सब क्वांटम पे काम कर रहे हैं, सबको पता है, ठीक है। और फिर ये चाइना, जापान, सुपर कंप्यूटर परम पे मैंने लिख दिया, नाम लिख दिया। वो भी क्वांटम इज़ अ पार्ट ऑफ, सुपर कंप्यूटर इज़ अ पार्ट ऑफ क्वांटम कंप्यूटर नाउ। एक्चुअली दोनों अब अमलगमेट हो गए हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। सुपर कंप्यूटर इज़ अ जोनर एंड क्वांटम कंप्यूटर इज़ अ टेक्नोलॉजी बाय वी कैन डेवलप अ सुपर कंप्यूटर, लाइक। और अच्छा, जैसे कि अच्छे कर्म करोगे तो महान आदमी बनोगे ना, तो वो महान इज़ अ लाइक सुपर कंप्यूटर, सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर। तो ये अब आगे बढ़े। तो इन्होंने मुझे क्या लिखा है, इन्होंने लिख दिया क्वांटम कंप्यूटर आर मोर पावरफुल देन सुपर कंप्यूटर। अरे मेरे भाई चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। आगे बढ़े। फिर मैंने बैंकिंग के लिए लिख दिया, फिर मैंने डिफेंस के लिए लिख दिया, साइंस एंड टेक के लिए लिख दिया,
फिर जगह ख़त्म हो गई। और ये मेरी एक गलती है, आप देख रहे होंगे कि मैं हर क्वेश्चन में ना बहुत ही ज़्यादा लिख रहा हूँ वर्ड लिमिट मैं बहुत ही ज़्यादा लिख रहा हूँ, जो कि होनी नहीं चाहिए। 125 मार्क्स का इन्होंने बोला है, 125 वर्ड्स का इन्होंने बोला है, तो भैया 130 लिख दो, 140 लिख दो, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 160, 150 से 160, मतलब नहीं है, तो फिर मेरा पेपर छूट जाएगा, जो कि हुआ भी। मेरे से 2 क्वेश्चन छूटे थे, अभी आगे पता चलेगा। फिर है 8 वह क्वेश्चन जिसमें मुझे 3.5 मिले। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज़ डेजर्टिफिकेशन, हाउ इट इज़ पोजिंग अ मेजर थ्रेट टू एनवायरनमेंट इन इंडिया। यार ये तो बेसिक सवाल है, फिर भी मुझे 3.5 मिले। चलो, डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड, इसे मैंने डेफिनेशन डाल दी है और उन्होंने लिख दिया है नॉट एक्यूरेट है तुम्हारी डेफिनेशन। फिर मैंने क्या करा, मोगावे डेजर्ट एंड ऑल, ये मुझे ना मैप में दिखा देना चाहिए था, मैप में दिखा देना चाहिए था, गलत करा मैंने। इन्होंने लिख दिया, इन्होंने ये भी लिख दिया कि ये इलजिट है, यानी कि ये इनको पढ़े में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा है। मैंने एक्चुअली ये सहारा लिखा है और मुगावे लिखा है। चलो कोई बात नहीं, अगले से मैप में बता देंगे ताकि उन्हें पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैप बनाऊंगा, यहाँ पे मेरी गलती है कि मैंने मैप नहीं बनाया, मैप मुझे बनाना चाहिए था। थार के लिए भी, इंडिया के लिए भी छोटा सा एक जैसे ये मैं मैप बना देता, ये तो यहाँ पे ये थार हो गया, मुगावे डेजर्ट हो गया, और जैसे ये अफ्रीका है ऊपर, ये यहाँ पर ये सारा सहारा हो गया। ये बना देना चाहिए था मुझे। चलो, फैक्टर्स, ऑर्गेनिक ओशियनिक फैक्टर्स जिससे डेजर्टिफिकेशन होता है, मैंने लिख दिया। ये ओशियनिक करंट्स, विंड्स, मानसून्स, कॉन्टिनेंटलिटी, रेनफॉल, टोपोग्राफी एंड फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन। तो ये मैंने लिखा है, इन्होंने लिखा है मॉडल आंसर को, आप रेफर करिए, ठीक है। चलिए, फिर मैंने लिखा डेजर्टिफिकेशन किस तरीके से एनवायरनमेंट को कंसर्न कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें लिख दी हैं मैंने। फूड चेन को डिटेरियोरेट करता है, ठीक है, और ये वाटर क्वालिटी को करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फ़र्क करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने ये हीट वेव्स की लिख दी है, ये हीट वेव्स है, ठीक है, और ये भी दिक्कत है। फिर ये कोल्ड डेजर्ट की भी मैंने यहाँ पे बात कर ली है। चलिए चलिए चलिए, आगे क्या है, कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिस्कस, ये है डिस्कस, ये यहाँ पर डिस्कस हाउ इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट, discuss how India's northeast emerging as a drug trafficking corridor also highlight its implications on the national security and local population वगैरह। लोकल पॉपुलेशन पे फ़र्क बताओ, नॉर्थ ईस्ट में ड्रग ट्रैफिकिंग का, और नेशनल सिक्योरिटी पे बताओ क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है, इसमें ये मैंने लिखा है इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट के बारे में बता दिया है, जैसे कि यहाँ पे म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये जो वहाँ पर जहाँ से हमारे यहाँ पर ड्रग आता है, ठीक है। और ये मैंने बता दिया इंडियाज़ ये रीजन वल्नरेबल एंड देयरफॉर ड्रग ट्रैफिकिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। फिर मैंने फैक्टर्स के बारे में बताया, फैक्टर्स, सॉरी एक मिनट, ये मैंने फैक्टर्स के बारे में बताया। एक मिनट, इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये जूम कर लिया। पोरस बॉर्डर्स हैं, इस वजह से वहाँ से नॉर्थ ईस्ट, ये जो आपका मैप है इस तरफ, ये ऐसे इंडिया, और ये म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया। तो यहाँ पर ये गोल्डन ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, इसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन ट्रायंगल। यहाँ से हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रक आ जाता है, पोरस बॉर्डर है। तो मैंने लिख दिया अरुणाचल प्रदेश, गोल्डन ट्रायंगल, लो लिखा भी हुआ है मैंने, प्रॉक्सिमिटी, ओके। फिर ऑटोनोमस हिल, ट्राइबल एरियाज़ हैं, टोपोग्राफी है विच इज़ नॉट ईजी टू इंस्पेक्ट बाय द पुलिस एंड ऑल, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है पुलिस को इंस्पेक्शन के लिए। इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ये भी मैंने लिख दिया, NSC, खापलांग एंड ऑल, ये सब।
फिर लेस डेवलपमेंट है नॉर्थ ईस्ट की, ये भी एक फैक्टर है। साउथ, और फिर मैंने लिख किया ये वाला मैप बना दिया मैंने यहाँ पे। ये कह रहा है डायग्राम डज नॉट कवर अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात। इन्होंने क्या लिखा है, मेंशन सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू टैकल ड्रग ट्रैफिकिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। बिल्कुल सही बात है, ये करना चाहिए मुझे। और फिर इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है एक्सप्लोर अदर पॉइंट्स ऑन इट्स इम्पैक्ट नेशनल सिक्योरिटी एंड लोकल पॉपुलेशन, जो कि मैंने यहाँ भर भर के लिखा है लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आया। इम्प्लीकेशन ऑन नेशनल सिक्योरिटी मैंने लिख दिया, ये सब ठीक है। ओके, मनी लॉन्ड्रिंग है, आर्म्स डीलिंग है, ड्रग्स के ऊपर ये सब है, ठीक है। फिर मैंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का लिख दिया, ड्रग ट्रैफिकिंग का लिख दिया। फिर मैंने वहाँ पर लिख दिया ट्रस्ट भी कम है लोगों का आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर। लोकल पॉपुलेशन वहाँ पर ड्रग एडिक्ट हो चुकी है, ठीक है। और क्या लिखा है मैंने, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी वे फॉरवर्ड लिख दिया। ये चीज़ मेरी गलत है, मैं बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक्चुअली अभी तो ये मैं कॉपी यहाँ पर डाली है, लेकिन मैंने नेक्स्ट टेस्ट में काफ़ी इम्प्रूव करा है। उन्होंने भी बोला है कि आपने नेक्स्ट टेस्ट में काफ़ी इम्प्रूव करा है, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करी है। स्ट्रक्चर वॉज गुड इज़ माई नेक्स्ट टेस्ट, जो कि GS1 की कॉपी है, उसमें मेरा स्ट्रक्चर भी अच्छा है और वो खुश भी थे काफ़ी मेरी इम्प्रूवमेंट से। 10th क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कोलैबोरेशंस इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द टेरर फाइनेंसिंग अक्रॉस द ग्लोब। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कितनी कारगर हुई हैं साबित, इन्होंने मुझे 3 नंबर दिए हैं। टेरर फाइनेंसिंग की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, ठीक है। टेरर फाइनेंसिंग की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है। वेट एक मिनट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या है फिर ओके, फिर आगे वेट, थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है, वेट सॉरी, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ओके, ये इस तरफ से। चलिए, तो ये है ये है, एक मिनट इसको मैं कर लेता हूँ, आगे बढ़ते हैं। फिर है मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, मैंने लिख दिया ISIS, हिजबुल मुजाहिदीन एंड तालिबान। जल्दी देख लेते हैं। फिर मैंने FATF G7 की बात करी है। FATF पाकिस्तान को किस तरीके से करा, नॉर्थ कोरिया को किस तरीके से करा। फिर इंटरपोल की मैंने बात कर दी यहाँ पे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, रैट्स की बात कर ली, क्वाड की बात कर ली, UNSC की बात कर ली, लेकिन फिर भी इनको मज़ा नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड में फिर से मेरी गलती की, मैंने बहुत लास्ट में लिखा और उछड़ के लिखा। यहाँ पर भी मैंने वर्ड लिमिट्स एक्सटेंड करी है। तो हेयर आई गॉट 3 मार्क्स। मुझे अपने स्ट्रक्चर पे काम करने की ज़रूरत है भाई, स्ट्रक्चर मेरा बहुत, और हाँ ये मैंने करा भी है। नेक्स्ट टेस्ट मैंने GS1 का दिया था और उसमें मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, और स्ट्रक्चर मेरा इम्प्रूव्ड है। मैंने ये 1-2 जगह और भी अपनी कॉपी दिखवाई, जो कि मेरे फ्रेंड्स हैं, पीर रिव्यूज़ करा मैंने वहाँ पर भी। चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी ख़त्म करते हैं। इसमें मुझे 6 मिले 12 में से, 6 अच्छे होते हैं। 50% अगर आ रहे हैं तो अच्छे हैं, और वो भी ये कोचिंग सेंटर वाले दे रहे हैं। मतलब ये आप दुनिया बेस्ट आंसर लिख दो, फिर भी उसमें कोई कमी निकाल देंगे, लेकिन इनका काम ही यही है भाई, क्या करें। और आपको सीखना भी चाहिए इनसे। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि मेरी कॉपी इन्हीं के हाथ में है, और जो ये कहेंगे मैं मानूंगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ वन नेशन वन कार्ड इन इम्प्रूविंग PDS सिस्टम इन इंडिया, ऑल्सो एनुमरेट द अदर टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो वन नेशन वन PDS की बात कर दी है, तो मैंने ये इसके लिख दिए हैं, माइग्रेशन क्राइसिस एंड ऑल ये सब। फिर यहाँ पर आते आते हाथ दर्द होने लग जाता है 10 क्वेश्चन के बाद, और आपकी राइटिंग हो जाती है ख़राब, ठीक है। पता नहीं, खुद को ही समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने ये सेंट्रलाइजेशन की बात करी, सिटीजन्स के बारे में जो याद आता था फिर मैं लिखता गया, क्योंकि आपको 3 घंटे में 20 सवाल लिखने और जान निकल जाती है, ये बात सच है। फिर मैंने कुछ डेटा डाल दिया, 60 मिलियन बिलो पॉवर्टी लाइन, ये वो सारी चीज़ें, ठीक है। अदर टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव PDS, जनधन अकाउंट है। फिर मैंने लिख दिया आधार मैंडेटरी कर दिया है,
ठीक है। और मैंने क्या करा है, मोबाइल एप्लीकेशन, वही जनधन, आधार, मोबाइल, जैम, ट्रिनिटी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिंगरप्रिंट वाली बात कर दी। और रीसेंट इनिशिएटिव्स मैंने देख लिया है जो कि अभी चल रहा है रिसर्च में, ब्लॉकचेन है, पीडीएस के अंदर हम लेकर आ रहे हैं ताकि एक लेजर बनाया जाए, डिजिटल लेजर, और वो सब उसमें सबको दिख जाएगी क्या है क्या नहीं है, कोई इसमें करप्शन की बात नहीं होगी। पीएम किसान निधि है, पेट्रोल कैरोसिन फॉर कुकिंग ये भी मिल जाता है फ्री में, राशन कार्ड एट डोर स्टेप, पेंशन, स्कॉलरशिप, मनरेगा, सब जगह पीडीएस हो रहा है। तो मैंने कंक्लूजन लिख दिया, ख़त्म। लेकिन इन्होंने कहा है कि आप मॉडल आंसर को रेफ़र करिए, और क्या है, पर्टिन पॉइंट्स मस्ट बी एलैबोरेटेड विद गुड एग्जाम्पल्स। सर टाइम नहीं बचता है, चलो कोई बात नहीं, वो तो बोलेंगे ही। अब एक है 12वां सवाल, इसमें मुझे 12 में से ही 5 मिल गए हैं। बेनिफिट्स ऑफ द जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग, ओके, जेंडर बजटिंग की बात करी है और सिग्निफिकेंस पूछा है, ये वो सारी चीज़ें, तो मैंने 5, और ये क्वेश्चन कहने को मेरा तैयार था, ये मैं रट के गया था घर से, जेंडर बजटिंग का। देखोगे आप डेटा वेटा भी मैंने खूब कमाल का डाला हुआ, फिर भी 5 मिले। इट इज़ अ टूल टू इंश्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मैंने क्या लिखा है, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इक्वलिटी। अब इनको अपनी चाहिए, मैंने अपनी लिख दी है, एक ही तो बात है। जेंडर बजटिंग इंट्रोड्यूस इंडियन बजट्स एंड ऑल, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट, ये वो, चलो ठीक है भैया। फिर मैंने लिखा है 2004-5 में आया था। और फिर बेनिफिट बियॉन्ड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ अ वुमेन, ठीक है, ये और भी बहुत सारी चीज़ें बताती है। टोटल एग्रीगेट बजट नियरली 30% वुमेन रिलेटेड डेवलपमेंट के लिए होता है। स्टैंड अप इंडिया वाला डाल दिया मैंने, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट वाली चीज़ डाल दी। एनुअल ग्रोथ की बात कर दी, 5.5% LFPR है, और ये सब जेंडर बजटिंग का ही हिस्सा है। फिर नेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिंक विद दी कंडीशन ऑफ द वुमेन, ये मैंने बता दिया। LFPR बता दिया। IMF की चीफ की बात बता दी कि अगर वुमेन पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे देश की जो GDP है वो 4% तक बढ़ जाएगी, ठीक है सर। यही सब बातें हैं। वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात कर दी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर दी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड ऑल। यहाँ एग्जांपल दे देना चाहिए था मुझे, लेकिन उस टाइम पे समय बचता नहीं है। आपको 7-8 मिनट मिलते हैं 12 वाला सवाल लिखने के लिए, और 8 नंबर वाला सवाल लिखने के लिए आपको मिलते हैं 5 से 6 मिनट। कहाँ से कुछ हो जाएगा। चलो फिर भी जल्दी जल्दी लिखना है, ये तो फिर भी बहुत साफ़ है। जो मैंने पहले मेंस दिया था वहाँ तो बस टीचर ने गरीमत से मुझे नंबर दे दिए होंगे। इट इज़ सेड दैट मेरे मार्क्स अच्छे आए थे UPSC में, GS के अंदर। कभी एक वीडियो बनाऊंगा कि मेरे UPSC में कितने आए थे। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, और ये है 13वां क्वेश्चन MSME का। MSME इज़ ए ग्रेट रोल इन अ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लेन ऑल्सो हाईलाइट। चलिए MSME के बारे में बता दिया, MSME के डेटा लिख दिया मैंने थोड़ा सा, ठीक है। और पॉलिसी चैलेंजेस फॉर MSME, नीड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, पैसा चाहिए, ये वो जगह चाहिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को करो, टैक्सेशन कम करो, ट्रेनिंग अच्छी दो, ठीक है, लिटिगेशंस कम कर दो, जो नॉन NPA राइज हो रहा है उसके बारे में देखो। फिर मैंने मेजर्स के बारे में बता दिया कि क्या क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग करो, ये करो, क्रेडिट अवेलेबिलिटी दे दो, न्यू डेफिनेशन कर दो MSME की, सुधार करो, कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड। कितने मिले? 5 मिले। चलो भाई 5, 6 का टारगेट होना चाहिए। चलो 5 मिल गए। इसमें भी मुझे 12 में से 5 मिले। क्या है, ई नाम के बारे में बताया, तो ई नाम की डेफिनेशन दे दी। चैलेंजेस क्या हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, पेट्रोल डीजल, हाई कॉस्ट, ठीक है। मिडल मैन वाली बात कर दी, फार्मर्स, ये तो टाइम ही नहीं था, यहाँ तो बस फट्टे चल रहे थे उस टाइम के, तो जल्दी जल्दी टाइम ही नहीं बचता है, सब गंदी गंदी राइटिंग में लिखते हैं। और उन्होंने बार बार बोला है कि राइटिंग सुधारो, अरे यार कैसे सुधारूं। अदर इश्यूज़, MSP की बात कर दी है मैंने, बिल 3 फार्म लॉज जो आए हैं उसके बारे में लिख दिया मैंने, इंश्योरेंस के बारे में लिख दिया, इंश्योरेंस की टाइमली पेमेंट नहीं मिलती है। कंक्लूजन में मैंने एक डेटा वेटा डाल दिया, विंग 45% ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया मेंटेन्स फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, स्टिल फार्मर्स लेस डेवलप्ड, रिसेंट स्ट्राइक बाय द फार्मर UP, हरियाणा, पंजाब, ये मैंने लिख दिया है। इन्हें यहाँ क्या लिखा है, इशूअर एक्सप्लेन, पता नहीं क्या है ये,
यू नीड टू एलेबोरेट पॉइंट्स अलॉन्ग विद, इनका ये क्या लिखा है इन्होंने दृष्टि वालों ने, यू नीड टू एलेबोरेट पॉइंट्स अलॉन्ग विद सुटेबल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और एग्जाम्पल। अरे मेरे भाई क्या करूँ, जगह नहीं बचती है, चलो मैं करूँगा। तो ये मैंने क्वेश्चन छोड़ा था। क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 3-digit न्यूक्लियर 3-stage न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम ऑफ इंडिया एंड डिस्कस इट सिग्निफिकेंस अचीविंग एनर्जी सिक्योरिटी। तो ये मैंने छोड़ दिया और इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन ये सॉरी से कुछ काम चलेगा नहीं। अगर मैं ऐसे फट्टे भी मारता तो 12 में से ये मुझे 5 तो दे ही रहे हैं, खाली पीली कहानी लिखने के भी 3-4 से 5 तो दे ही देते। चलो वो मुझे नहीं छोड़ो, वही टाइम कंस्ट्रेंट वाली बात थी। और ये टाइम कंस्ट्रेंट क्यों आया, क्योंकि मैंने पहले बहुत ज़्यादा खाली भर भर के लिखा था, जो कि मुझे वर्ड लिमिट 8 नंबर वालों में कम करनी चाहिए। ये 16 नंबर है, 16 क्वेश्चन है, 4 मिले हैं। व्हाट आर द रीजंस, यहाँ है व्हाट आर द रीजंस। चलिए 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 ओके, व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीजिंग अर्बन फ्लड्स इन इंडिया ड्यूरिंग रीसेंट टाइम्स। अर्बन फ्लड्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। अर्बन फ्लड्स के बारे में मैंने बताने की कोशिश करी, इन्होंने लिख दिया नॉट एक्यूरेट। फिर मैंने चेन्नई का एग्जाम्पल दिया, जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल दिया, सूरत, केरला, मुंबई का एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, और एक्चुअली मुझे ना यहाँ पर क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पर मैप बनाना चाहिए था यार, ये गड़बड़ हो गई, मैप बनाना चाहिए था। रीज़न फॉर अर्बन फ्लड्स, एक्चुअली मैप बनाने से क्या होता है, देखो 2-4 फ़ायदे हो जाते हैं मैप बनाने से। एक तो ना जगह गिर जाती है, सपोज़ इतना बड़ा पेज है और यहाँ पर आपने यहाँ पर ये लिख दिया, यहाँ पर अगर मैप बना दिया तो यहाँ तक मैप आ जाता, तो ये वाला जो डेटा है ना, फिर वो डेटा यहाँ डल जाता, फिर वो डेटा ना यहाँ डल जाता, इस तरफ डल जाता डेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिख दिया है मैंने, आगे बढ़ते हैं। पुअर फैसिलिटी, वेट, चलिए। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी दिक्कत है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। वेट, ये क्या हो रहा है, ओके ये डिफॉरेस्टेशन की मैंने बात कर ली है यहाँ पर, ठीक है। और ये है मैकेनिज्म लीड्स टू, जिसकी वजह से अर्बन फ्लड आते हैं, जैसे कि प्लांट सिटी नहीं है, अर्बनाइजेशन एंड ऑल। न्यू बिल्डिंग कोड की मैंने बात कर ली, सैटेलाइट रिमोट मैपिंग की बात कर ली, किस तरीके से ठीक होगा। आईएमडी की मैंने बात कर ली, रेट्रोफिटिंग की मैंने बात कर ली, ठीक है। रेट्रोफिटिंग क्या होता है देख लेना। डेवलपिंग ड्रेनेज एंड ये सब, इससे आपका नहीं आएगा अर्बन फ्लड। फिर मैंने कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड लिख दिया। चलिए 17वां क्वेश्चन है, जिसमें मेरे को 4.5 मिले हैं। इसमें ये है क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा है। क्लाइमेट चेंज इज क्या लिखा है, ओके, एग्जामिन द कॉम्प्लेक्स इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी पे, तो मैंने इम्पैक्ट अब डायरेक्ट लिख दिया, ये सही है। इसमें मुझे 4.5 मिले हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं डायरेक्ट जो पूछा उसी पे आ गया। इम्पैक्ट के बारे में लिख दिया, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का जैसे मैंने लोकस्ट अटैक लिख दिया, रेनफॉल लिख दिया, हेन स्टॉर्म्स एंड ऑल, ठीक है। इंडिया 80% डिपेंडेंट ऑन दी मानसून एंड रेनफॉल के बारे में लिख दिया। हाइड्रोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर ड्रॉट के बारे में लिख दिया, जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। अल नीनो, ला नीना, ठीक है। अरे यार ये कह रहा अगेन वेदर, अबे यार क्लाइमेट चेंज पे विषय भी तो अल नीनो का होता होगा। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है एस्पिरेंट्स के साथ, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने जाते हैं आपको वो डेढ़ दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। वे टू मेक इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी क्लाइमेट रेजिलिएंट, इंक्रीज परसेंटेज और कैनाल इरीगेशन, लिंकेज रिवर्स, ये मैंने लिखा है थोड़ा अच्छा सा। एग्रीको रिलेटेड ट्यूबवेल के बारे में लिख दिया, जीएम क्रॉप्स के बारे में लिख दिया, फिर मैंने फर्टिलाइजर्स के बारे में लिख दिया, फिर कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। 18वां सवाल, जिसमें मुझे 5 मिले हैं, ये हैं बिगेस्ट चैलेंज टू द लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश।
एडिक्वेट गार्डिंग पोरस बॉर्डर्स, ये पोरस बॉर्डर्स के बारे में था, यूपी के पोरस बॉर्डर्स के बारे में, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश 8 बाउंड्री 8 स्टेट और यूटी से टच करती है। इन्होंने कहा डायग्राम बनाओ भाई, तो उत्तर प्रदेश का मैंने डायग्राम बनाना सीख लिया है, ऐसे ऐसे, ये उत्तर प्रदेश हो गया जी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नेपाल लगता है, ये आपका वेस्ट बंगाल लगता है, सॉरी बिहार लगता है, फिर यहाँ झारखंड लग जाता है, और यहाँ पर आपका एमपी लग जाता है, यहाँ राजस्थान लग जाता है, इधर दिल्ली है, ऊपर उत्तराखंड है, इस तरफ पंजाब, हरियाणा पंजाब, ऊपर फिर जम्मू कश्मीर। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी है इसकी बॉर्डर्स की ना। तो क्राइम के बारे में पूछ रहा, नेपाल बॉर्डर लिख दिया मैंने, फिर मैंने लिख दिया रोहिंग्याज वाला इशू लिख दिया उत्तर प्रदेश में, माइग्रेशन इन एंड आउट यूपी के बारे में लिख दिया, फिर मैंने एक अंसारी गैंग, मेरे को याद नहीं आ रहा था, विकास दुबे, कुछ गैंगस्टर्स के नाम लिख दिए, ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में लिख दिया मैंने, पोरस बॉर्डर से होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में लिख दिया, पोरस बॉर्डर्स में होती है, रिलीजियस राइट्स के बारे में लिख दिया, ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है, ये सब जीपीएस एंड ऑल, ब्रॉड गार्डिंग, पुलिस की रिक्रूटमेंट भी बढ़ाई है, ठीक है। लेकिन इन भाई साहब ने अब यहाँ बहुत बढ़िया चीज़ लिखी है दृष्टि वालों ने, टीचर ने, कि वर्क ऑन हैंड राइटिंग। साहब आते आते यहाँ पे हवा निकल जाती है 18वें 19वें क्वेश्चन पे, चलो फिर भी वर्क किया जाएगा, जो कि मेरे को तो सही लग रही है मेरी राइटिंग, चलो कोई बात नहीं, अपनी चीज़ तो सबको अच्छी लगती है। 5.5 12 में से कितने मिले, 5.5। ये कौन सा क्वेश्चन है, नक्सलाइट्स के ऊपर था, ठीक है। वो क्वेश्चन है, नक्सलाइट्स आर not really the messiahs of the downtrodden, examine the factors behind the Naxalism and mention the challenges faced by the government in the Naxal operations। तो नक्सल्स के ऊपर था, ये मैंने लिख दिया जितना आता था, ठीक है। फैक्टर्स पॉवर्टी है, जैसे मैंने लिख दिया आंध्र प्रदेश, इसमें भी मुझे मैप बनाना चाहिए था, मैंने मैप एक भी नहीं बनाया, एक्चुअली फर्स्ट टेस्ट था ना, तो फटाक से जितना आता था उतना करने की कोशिश करी। लिटरेसी पॉइंट डाल दिया है, ट्रस्ट डेफिसिट डाल दिया, आइडियोलॉजी डाल दी है, ठीक है, अनइवन ग्रोथ डाल दी है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दलित्स, SC ST, ये सब है चैलेंज। फिर चैलेंजेस क्या है, कनेक्टिविटी है, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट बिटवीन है, टॉक बिटवीन लोकल पीपल, मैन प्रॉपर्टी लॉस कॉन्फ्लिक्ट, फिर कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड लिख दिया इसमें मुझे मिले। फिर लास्ट सवाल है जिसमें मुझे 12 में से 5 मिले हैं। डिस्पाइट द सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन इंडियाज नियर सी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ द कंट्रीज कोस्टल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट रिमेन्स द वर्क इन। तो कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में पूछा इन्होंने, ठीक है, तो मैंने लिख दिया है, इसमें भी मुझे मैप बनाना चाहिए था, मैंने मैप नहीं बनाया। नेक्स्ट GS 1 का जो मैंने टेस्ट दिया था ना, उसमें मैंने भर भर के मैप बनाए, उसमें मैंने बहुत अच्छी हैंड राइटिंग का यूज़ करा है, वो आप देखोगे नेक्स्ट जो टेस्ट में डालूंगा ना, उसमें आप देखोगे कि मैंने कितनी इम्प्रूवमेंट करी है, मुझे खुद लगा कि मैंने इम्प्रूवमेंट करी है, मैं खुश भी हूँ। चलो, पोर्ट्स डेवलपमेंट JNPT के बारे में लिख दिया, कोस्ट गार्ड के बारे में लिख दिया, सैटेलाइट ट्रैकिंग के बारे में लिख दिया, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिख दिया जैसे कि सागर माला एंड ऑल, ठीक है, नेवी गार्डिंग के बारे में लिख दिया, INS एंड विक्रांत एंड ये सारी चीज़ें, ऑफ पेट्रोलिंग के बारे में लिख दिया, फिशरमैन इशूज़ के बारे में लिख दिया, चाइना की प्रेजेंस के बारे में लिख दिया, फिर IMD के बारे में लिख दिया कि वो किस तरीके से सिक्योरिटी में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वगैरह दे देती है, एनर्जी प्रोजेक्ट्स के बारे में लिख दिया, तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु, एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में लिख दिया, ब्लू सर्टिफिकेशन ऑफ द बीच। वो कह रहा है एक्सप्लेन हाउ इट इज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी। अरे मेरे भाई, अब मेरे को तो ऐसा था कि जैसे ब्लू सर्टिफिकेट मिलेगा तो वहाँ पे लोग बाग ज़्यादा जाएंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, तो वो लेस वल्नरेबल जगह बन जाएगी जहाँ से इंट्रूजन हो सके, और लेस वल्नरेबल जैसे लोग बाग होंगे, डेवलपमेंट होगी तो वो लेस वल्नरेबल होगी। इस तरीके से सिक्योरिटी से रिलेटेड था। चलो कोई बात नहीं, डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू सिक्योरिटी ना। चलो भाई साहब को समझ नहीं आई मेरी बात, कोई बात नहीं, कोई तो समझेगा। चलो, कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड फिर मैंने लिख दिया। इन्होंने लिखा इंक्लूड इश्यूज विच आर नीडेड टू एड्रेस, सजेशंस इफ एनी। चलिए ठीक है, तो ये थी मेरी कॉपी। तो नेक्स्ट, बहुत टाइम हो चुका है, नेक्स्ट में मिलेंगे जिसमें मैं GS 1 की कॉपी चेक करूँगा। चलिए अब हम इस एक बार फाइनल देख लेते हैं, कि इन्होंने मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क क्या दिए हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क बहुत ज़रूरी हैं,
और इस पूरे पेपर में मेरे नंबर आए 74 आउट ऑफ 200। 200 में से 74 नंबर आए मुझे यूपी पीसीएस मेंस की कॉपी में। 200 में से 74 नंबर आए मेरे। ठीक है, चलिए इन्होंने क्या क्या पॉइंट लिखे हैं। डियर निखिल, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, बिल्कुल सर, एंड ट्राई टू राइट इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर है सम ऑफ द आंसर्स आर इनकम्प्लीट एंड डज नॉट सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, आई एग्री। फिर एक और पॉइंट दिया है सम पॉइंट्स आर इररेलेवेंट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आई एग्री। सम डेफिनेशंस वर नॉट एक्यूरेट, आई एग्री। ट्राई टू पुट इन अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, बिल्कुल सर आई एग्री। इग्नोर लीविंग एनी आंसर, इस चीज़ में तो मैं बिल्कुल माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है कि मैंने आंसर 2 छोड़े और वो भी मेरी वर्ड लिमिट की वजह से, मेरी वर्ड लिमिट की वजह से। ठीक है, सम आंसर्स वर वेरी जनरल टाइप, आई एग्री, जनरल टाइप होंगे। 5 नंबर मिले हैं उसमें मुझे, आपने दिए हैं। रैंडम पॉइंटर्स हैं, मैं मानता हूँ स्ट्रक्चर की कमी है। ऐसे ही तो सुधरेंगे धीरे धीरे, स्ट्रक्चर की कमी है। खैर अब तो मैं बहुत अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखेंगे मैं और आंसर्स डालता रहूँगा अपनी। यूपी पीसीएस मेंस को क्लियर करना है, ये मेरा टारगेट है और ये मैं करके रहूँगा। रेफर मॉडल आंसर्स फॉर मोर क्लैरिटी, ओके सर ये मैं करूँगा। कह रहे कंक्लूजन एंड मिशिंग्स, बिल्कुल सर आई एग्री। मेरे स्ट्रक्चर में कमी है, मैं मान रहा हूँ स्ट्रक्चर में कमी है। चलिए फिर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, खूब लंबी वीडियो हो चुकी है। आप देखें इसको डिटेल में, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरा हौसला बढ़ाएं। ऐसे ही धीरे धीरे मैं हर टेस्ट में इम्प्रूवमेंट करूँगा और आपको दिखाता रहूँगा। और आप बिल्कुल, आप भी देखिए, आप भी सीखिए, मैं भी सीखता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।